जय हिंद साथियों। हम आज 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको हम अगले 2 क्लास में आपको हम केमिस्ट्री और बायो का भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए और करें कौन सा कथन सत्य है। पहला है कि इसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, बिल्कुल सही है। तो दूरदृष्टि दोष में क्या होते हैं, हम दूर की वस्तु को साफ साफ तो देख पाते हैं लेकिन नजदीक की वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख पाते हैं, उसी को हम बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। सेकेंड है इसमें निकट रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ये बिल्कुल सही है। देखो ये आपका यदि मानव का आंख है तो आपको पता होगा रेटिना यहाँ होती है, ठीक है, रेटिना यहाँ होते हैं, यहाँ लेंस होता है, ठीक है, आई लेंस, तो यहाँ रेटिना होते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पीछे बनता है। रेटिना आपका यहाँ होता है, सॉरी रेटिना आपका यहाँ होता है तो इमेज आपका इसके पीछे यहाँ बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो आपका सेकंड भी सही है। इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। इस दोष को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग हम करते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, उपयुक्त सभी आपका कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कारण दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए उपयुक्त में से कौन सी घटना या घटनाएं आवश्यक है। कारण कौन सा घटना या घटनाओं आवश्यक है दर्पण में प्रतिबिंब बनने के लिए। देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए आपका अपवर्तन की जरूरत नहीं है, न ही डिफ्रैक्शन की जरूरत है, केवल आपका परावर्तन की जरूरत होती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यानी क्या होगा, बी होगा, केवल 2। ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब बनने के लिए केवल क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का नहीं होता है, डिफ्रैक्शन का नहीं होता है। तो आपका क्या होगा, केवल बी होगा, केवल 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन का आपका लोकटोनिक, एस्थेटिक और स्पर्शी घर्षण के कारण बलों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले इसको इंग्लिश में देखते क्या होता है, क्योंकि हिंदी में आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए लोकटोनिक को बोलते हैं हम क्या, उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है, लोकटोनिक बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और स्टैटिक को बोलते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन। और आपका रह गया स्पर्शित, उसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सबसे अधिक होता है, कौन सबसे कम होता है। तो देखो सबसे अधिक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, सबसे अधिक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन और उससे भी कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे अधिक स्टैटिक्स, फिर स्लाइडिंग, फिर आपका रोलिंग, ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कराए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कर उपयुक्त में से कौन सी किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है, यानी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं इसके लिए क्या जरूरी है। तो देखो प्रकाश का विक्षेपण की जरूरत नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, प्रकाश का परावर्तन का जरूरत होता है। तो आपका देखो फर्स्ट में वस्तु द्वारा स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन, ये भी सही है, वस्तु द्वारा प्रकाश का परावर्तन, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से नेत्र का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेत्र के विशेष रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका आइरिस, क्या होते हैं, परितारिकता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस। तो आइरिस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है, आइरिस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक यानी जी का मान निम्नलिखित में से कौन सा होता है। देखिए जी का मान आपसे इसमें पूछ रहा है क्या होता है, तो आप बताइए इसमें क्या होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा 6.673 गुने
10⁻11, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ये g का वैल्यू होता है। ये g कहाँ से आता है, तो आपका f बराबर आप पढ़े होंगे गुरुत्वाकर्षण में, g इंटू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आप ग्रेविटेशनल लॉ है, तो आप ये पढ़े होंगे, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दाब का SI मात्रक है। देखिए एक चीज आपको बता दें, इसमें हम उसी प्रश्न को शामिल किए हैं जो आपके लिए लगे कि एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और आपका सभी NCERT का ही क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपका NCERT का है, प्योर NCERT का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा दाब का SI मात्रक है, यानी प्रेशर का। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रेशर होता है आपका फोर्स बाय एरिया। क्या होते हैं, फोर्स बाय एरिया होते हैं। फोर्स का क्या होता है SI मात्रक, तो न्यूटन होते हैं, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर होते हैं। तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को हम लिखेंगे तो m आएगा आपका ऊपर में, तो इसको -2 में हम लिखेंगे, ऊपर आएगा पावर, आप समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए सभी 1 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि कागज की एक शीट तथा एक पत्थर को एक साथ समान ऊंचाई से पृथ्वी पर छोड़ने पर निम्नलिखित में से क्या होगा। यहाँ कह दिया कि कहाँ पर हम छोड़ रहे हैं, पृथ्वी पर, ठीक है। अब देखिए सेम हाइट से आप एक कागज को गिराइए और सेम हाइट से एक पत्थर को गिराइए, तो आप बताइए कौन पहले पहुंचेगा। तो स्वाभाविक है पत्थर पहले पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि पत्थर पर इधर से आपका वायु के द्वारा कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन ये कागज जो है स्पेस ज़्यादा लेते हैं, तो इस पर आपका ये रेजिस्टेंस फोर्स आपका ज़्यादा लगेगा, तो उसको क्या करेगा नीचे आने के लिए रोकेंगे। जबकि दोनों पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर सेम लगेगा आपका, ठीक है। फोर्स नहीं, सॉरी त्वरण, ठीक है। नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या होगा g होगा, और इसका भी g होगा। लेकिन बात यह है कि जिस पर ऊपर की ओर रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा लगेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। तो कागज जो है वो आपका स्पेस अधिक लेते हैं, तो उस पर ऊपर की ओर फोर्स वायु के द्वारा आपका अधिक लगेगा, तो उसको समय आपको ज़्यादा लगेगा नीचे गिरने में, ठीक है। तो क्या होगा देख लो, आपका हो जाएगा कि कागज पर लगने वाले घर्षण के कारण वह पत्थर के बाद जमीन पर पहुँचेगा। फिर है तो आपका ऑप्शन में क्या होगा बी ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। अब देखिए यहीं पर यदि क्वेश्चन पूछता आपसे कि हम सेम हाइट से, देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, सेम हाइट से हम किसी पत्थर को गिराते हैं, ठीक है। चाहे इस पत्थर का आप केजी मान लो आप 500 ग्राम का है, ठीक है, या 200 ग्राम का है, चलो 200 ग्राम ले लेते हैं। एक पत्थर है 200 ग्राम का, इसको गिराते हैं, और एक पत्थर आपका है 50 केजी का, इसको गिराते हैं। कौन पहले पहुंचेगा, तो इस समय आपका दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि इस पे जो आपका रेजिस्टेंस फोर्स लगेंगे आपका ऊपर की ओर लगभग आपका सेम ही लगा है, यानी उस पर निगलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, लगभग नगर नहीं लगता है। इसीलिए यहाँ पर इसका भी एक्सेशन नीचे की ओर जी होता है, इसका भी जी होता है, तो टाइम भी आपका दोनों में सेम लगता है 2h/g, ठीक है। तो ये आपका समय भी सेम ही लगता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अपकेंद्रीय बल के कारण होती है। क्या सही है, नहीं सही नहीं है। क्या लिखा है अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय ने अभिकेंद्रीय जो केंद्र की ओर होती है, ठीक है, अभिकेंद्रीय बल के कारण होते हैं, तो आपका फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड है कि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम है, ये सही है, तो केवल आपका बी होगा, केवल 2 सही है। क्या होगा आपका ऑप्शन बी होगा, केवल 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब सही नहीं है लिखा है तो वहाँ लिख लीजिए गलत है, ठीक है, गलत है, सही नहीं है यानी गलत है। तो फर्स्ट है कि कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये भी सही है, ठीक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ये भी आपका सही है। फिर आपका है ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, क्या सही है, गलत है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक जूल कहिए या कैलोरी कहिए, ठीक है,
जूल और कैलोरी दोनों में मापते हैं ऊर्जा को, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? तो केवल ए सही है, 1 एंड 2। केवल क्या सही है? केवल आपका एक सही है, 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका, यदि प्रकाश के पथ पर यदि प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इनके किनारे पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? यानी प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका कि किसी छोटे दर्पण की सहायता से ऊंचे भवन या पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। देखिए, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस का क्वेश्चन। अब कह रहा है कि एक छोटा सा दर्पण से हम किसी पेड़ को हम पूरी तरह से देख पाते हैं, ठीक है। कैसे देख पाएंगे? ये दर्पण कौन सा होना चाहिए? देखो, एक चीज बताओ, इसका मतलब है ये पेड़ बड़ा है तो इसका इमेज इसमें बनना चाहिए। तो इमेज क्या बनेगा? इससे छोटा बनेगा, तभी तुम देख पाएंगे। इसका मतलब है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो उत्तल दर्पण। तो किसका यूज करेंगे हम? उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। समतल का क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि समतल में बराबर प्रतिबिंब बनता है, तो पेड़ के आपको यानी जैसा ही दर्पण लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा? केवल ये नहीं होगा, समतल नहीं होगा, केवल आपका बी होगा, यानी उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। क्या होगा? उत्तल दर्पण होगा। चलिए, हाँ, एक चीज और है, यदि आपका समतल दर्पण है ना, एक क्वेश्चन और बनता है, आपको बताते हैं। आपसे कहेगा कि किसी व्यक्ति अपने पूर्ण हाइट को देखने के लिए उसको दर्पण कितनी ऊंचाई का रखना चाहिए? तो दर्पण यदि इसके हाफ ऊंचाई का भी है ना, यदि व्यक्ति मान लो कि 8 फुट का है तो इसका यानी दर्पण कितना होना चाहिए? 4 फुट का रहेगा, तो इसमें पूरा इमेज वो देख पाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, यानी वस्तु का हाइट के आधी हाइट होनी चाहिए दर्पण का पूरे देखने के लिए। और ये दर्पण कैसा होना चाहिए? समतल, ठीक है। कैसे होना चाहिए? समतल, ठीक है। तो आपका यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन बी होगा, केवल उत्तल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पहला है, मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है। बिल्कुल सही है, मानव नेत्र में प्रकाश जो है कॉर्निया से होकर प्रवेश करते हैं। सेकेंड है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ये भी सही है, पुतली जो है वो नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करते हैं? तो नियंत्रित करते हैं। अगला है कि रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक बनता है। ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। अब देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाने से फायदा यह है कि हमने एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना लिए हैं, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में सिर्फ ऐसा ही प्रश्न आएगा, ये 1 लाइनर कि ये मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करती है? क्या होगा? कॉर्निया से। तो आपका ये 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट आपका 3 क्वेश्चन है, समझिए, ठीक है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट में लेकर आए, जहाँ से आपका एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। आपका अगला है कि किस दर्पण से आप चाहेंगे जितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत हो। यानी कह रहा है, आपका सिंपल कह रहा है कि किस दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कहने का मतलब यही हुआ। तो ये बनता है आपका किसमें? समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा किसमें बनते हैं? समतल और उत्तल दर्पण में, ठीक है। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका कि नेत्रदान के दौरान आंख के किस भाग का उपयोग प्रत्यारोपण के लिए किया जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करते हैं तो उसमें कौन सा भाग डोनेट किया जाता है? ये करते कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया डोनेट की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है,
कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना किस कारण से होता है, तो ये आपको जानता होगा प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। कौन सी घटना जो है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए देखते हैं। पहला है आकाश का रंग नीला दिखाई देना, बिल्कुल सही है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देते हैं, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सेकेंड है समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देना, ये भी सही है। तारों का टिमटिमाना ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नहीं होता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, तो थर्ड नहीं होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये सही है, आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 एंड 4 होगा। 1, 2 एंड 4 किस ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन नंबर किसमें है, डी में है, 1, 2 एंड 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कथन दिया है कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि खतरे का सिग्नल जो होता है वो लाल रंग का ही क्यों होता है, तो इसका कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। ये आप जानते होंगे, इसीलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक कंसेप्ट और क्लियर हो गया। ठीक है, कि वेवलेंथ बढ़ने से प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। याद रहेगा, जिसका वेवलेंथ अधिक रहेगा उसका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो यही कारण है कि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है, इसी कारण से खतरे का सिग्नल आपका लाल रंग का होता है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा की दिशा होती है। विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, यदि आप क्लास 10th में या क्लास 12th में पढ़े होंगे, ठीक है, तो देखो ये आपका मान लो यहाँ एक बल्ब है, ये आपका बैटरी है। ठीक है, अब देखो जो बड़ा है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा है वो निगेटिव होता है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे कि परिपथ क्या कर रहा है, परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दिशा के विपरीत। देखो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गमन करती है ना, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, निगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जिस दिशा में जाएगा, करंट भी उसी दिशा में होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यदि आपका ये इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यदि इधर जा रहा है तो करंट किधर आएगा, इसके विपरीत दिशा आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल समझिए आप कि जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज प्रवाह होते हैं उसी दिशा में आपका यानी करंट का भी डायरेक्शन होता है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे I बराबर क्या होता है, dq/dt होता है, या सिंपल भाषा में कहें तो q/t होता है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, समझ रहे ना। तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यदि इधर गमन करेंगे तो इसमें धारा का प्रवाह किधर होगा, इसके विपरीत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका है कि समान ताप पर एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। कराए कि यह कथन विद्युत धारा के किस नियम से संबंधित है। क्वेश्चन क्या करता है कि विभवांतर जो है वो धारा प्रवाहित होने वाली धारा के क्या है, समानुपाती है। यानी भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है। यह नियम किसका है, यही तो नियम है ओम्स का नियम। और यहीं पर से आता है आपका V बराबर IR। R क्या है, कांस्टेंट आपका आता है। तो यही क्या है, ये आपका है ओम्स का लॉ है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि प्रतिरोध को दुगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, यानी विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये मान लीजिए आपका सर्किट है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका बैटरी है। अब देखो क्या है,
यहाँ पर वोल्टेज जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि इसमें वोल्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज को कांस्टेंट लेकर ही चलेंगे। तो आप लोग अभी पढ़े हैं ओम्स लॉ, V बराबर क्या होता है, IR होता है। V हम कांस्टेंट लिए हैं। अब क्या कर रहा है कि प्रतिरोध हम दुगुना करेंगे, तो I डैश ले लीजिए, प्रतिरोध दुगुना करिए 2R हो गया। दोनों का डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये V कट जाएगा, ये आपका R कट जाएगा। यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, आपका आ जाएगा 1/1 बराबर I/2I डैश। यहाँ से आपका आ जाएगा I डैश बराबर I/2 यानी आधी हो जाएगी। ये बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं V बराबर क्या है आपका I इंटू R है, ये कांस्टेंट है। यदि आपका अगर ये दुगुना हो रहा है तो इसको आपको आधा होना ही पड़ेगा, तभी तो ये कांस्टेंट रह पाएगा। तो ये सिंपल आप समझ सकते हैं, यदि बनाना है तो बना सकते हैं प्रोसेस से। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इससे पहले हम देख लेते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला होता क्या है। तो प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था आपका R बराबर रो इंटू L/A। इसको भी आप याद रखिएगा, R बराबर रो इंटू L/A होता है। अब यहाँ पर देखिए L क्या है, तो ये आपका चालक की लंबाई है, ठीक है, ये क्या है, लंबाई है। ये क्या है, तो ये इसका है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। ये क्या है, क्षेत्रफल है। और रो क्या है, तो ये आपका रेजिस्टिविटी है, यानी ये आपका पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन, रेजिस्टिविटी। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो तीनों पर करेगा। चालक की लंबाई पर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर करेगा, और चालक के पदार्थ के प्रकृति पर करेगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1 2 3, तीनों सही है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1 2 एंड 3। आपका अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? तो उसको लगाते हैं समांतर क्रम में, ठीक है। ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने अवलोकित किया था, इन सर्वप्रथम किसने खोज किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोज किया था? ये किताब का अर्स्टेड ने। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? यदि आप 12th साइंस से किए हो ना, तो आप इसको समझते होंगे इसका मतलब क्या कर रहा है। ये कर रहा है आपका कि एक कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है। तो इसके द्वारा कर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? तो आप यदि इसको इस पर हाथ रख के आप यदि देखेंगे तो आपका इसका जो है ना, ये आपका ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, ठीक है। कैसे, इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो आप डायरेक्शन निकालना यदि आप जानते होंगे ना, यदि ऊपर की ओर है, आप डायरेक्शन निकालना यदि आप जानते होंगे तो इसका डायरेक्शन आपका ऐसे होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन आपसे यही पूछ रहा है इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? तो ये कैसा है, एक वृत्ताकार संकेंद्रण की ओर है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी होगा कि क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। यानी देखो इसका ये केंद्र क्या है, ये तार है, ठीक है। इसी तार के ये राउंड राउंड होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आपको हम हाथ से दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसीलिए आप समझने का कोशिश कीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका कि हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई की जाती है वो कितने वोल्ट और हर्ट्ज पर होता है? तो ये 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होते हैं, ठीक है। जो हमारे घर में बिजली आते हैं उसमें आपका 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये आपको दिया गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको सिद्धांत दिया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है? पहला है उत्प्लावनता का नियम, गैलीलियो दिया है, नहीं ये दिया आपको कौन दिया, आर्किमिडीज दिया है, ठीक है। बुयांसी लॉ कौन दिया है, आर्किमिडीज दिया है। तो आपका फर्स्ट गलत है क्योंकि इसके आगे क्या है, गैलीलियो दिया है, तो फर्स्ट आपका गलत है। सेकेंड है जड़त्व का नियम, आर्किमिडीज, ये भी गलत है। जड़त्व का नियम दिया है कौन, गैलीलियो दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर उल्टा आपको मैच कर गया है। तो ध्यान रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया कौन दिया है, तो गैलीलियो ने दिया है। तो आपका सेकंड भी गलत है, जबकि इसके सामने आर्किमिडीज है। तो फर्स्ट भी गलत है, सेकंड भी गलत है। थर्ड है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ये कौन दिए? तो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल दिए हैं, ये आपका सही है। गुरुत्वाकर्षण का शाब्दिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कौन दिया? न्यूटन जी दिए हैं, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी होगा 3 और 4। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किनके बीच प्रबल नाभिकीय यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है? अब देखिए ऑप्शन देखिए पहले, न्यूक्लियॉन्स के बीच, भारी मूल कणों में, तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखो सेकंड क्या है कि कुछ मूल कण विशेषकर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच ना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जो कि आपका नाभिकीय फोर्स से बहुत कम होता है। आवेशित कण के बीच, इसके बीच आपका यही फोर्स लगेगा आपका, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, वो भी आपका नाभिकीय फोर्स से कम होती हैं। ठीक है, तो आपका बीच में स्थित सभी पिंड में, तो सभी पिंड, कोई भी पिंड जो है उसके बीच क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो ये भी आपका यानी नाभिकीय फोर्स से कम होता है। तो आपका केवल ऑप्शन ए ही होगा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका, चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर धक्का लगता है। कर यह सिद्धांत किस नियम के द्वारा समझाया गया है? यह सिद्धांत जो है वो किस नियम के द्वारा समझाया गया है, आप लोग बताइए पहले। ऑप्शन आपका है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार, गैलीलियो के चतुर्थ नियम के अनुसार, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ये आप लोग पढ़े होंगे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि चलती हुई बस अचानक यदि रुक जाती है तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति यात्री किधर की ओर गिरेगा? ठीक है, तो ये आगे की ओर झुकेगा। तो यहाँ एक क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि गेंद कैच करते समय क्रिकेट का खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? तो ये अपने हाथ को पीछे की ओर इसलिए खींचता है क्योंकि इसका क्या हो, संवेग कम हो जाए। ठीक है, संवेग कम हो जाए यानी आते आते इसका स्पीड क्या हो, यहाँ 0 हो जाए, जिससे इस पर लगने वाले फोर्स क्या हो, कम हो जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा कि उसके हाथ में चोट न लगे। ठीक है, यहाँ पर लैंग्वेज अलग दिया आपका ऑप्शन में, लेकिन आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था बीपीएससी में उसमें था कि यानी मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की दर को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं फोर्स जो होता है वो होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। ठीक है, तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम होगा तब फोर्स भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका कि वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करता है तथा सापेक्ष गति का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका वह बल जो वस्तुओं के संपर्क तल पर कार्य करते हैं, ठीक है, यानी कांटेक्ट में कार्य करता है और गति के सापेक्ष विरोध करता है, तो ये कौन सा है? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन से ऐसे करता है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है नॉट, तो नॉट ये जहाज की चाल को माप करता है, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रम में किसको माप करते हैं? प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को यानी वेव लेंथ को। प्रकाश वर्ष समय की मापन की क्या है? नहीं, प्रकाश वर्ष लग रहा है ना समय का होगा, नहीं समय का नहीं होता, ये दूरी की होती है। ठीक है, तो आपका सी गलत है। नॉटिकल मील ये नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, नॉटिकल मील, ये भी सही है। तो कह कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक अशुभ शक्ति यानी एक हॉर्स पावर कितने किलोवाट होते हैं? तो आपको याद होगा एक हॉर्स पावर होता है आपका 746 वाट होता है, जबकि यहाँ क्या पूछे हैं? किलोवाट पूछे हैं। तो इसमें क्या करो, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका जगह 0.746 किलोवाट। ठीक है, क्या हुआ? किलोवाट। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। हम आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि किसी वस्तु द्वारा 5 सेकेंड में 40 जूल कार्य किया जाता है तो उसकी शक्ति इनमें से क्या होगी? तो वो शक्ति क्या होता है? पावर, ये होता है आपका वर्क बटे टाइम होता है, लेकिन वास्तव में ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये पढ़ेंगे आप क्लास 12th में, ये भाषा। ठीक है, और ये पढ़ेंगे आप क्लास 10th में, यही अंतर है आपका।
तो देखो सिंपल आप समझिए क्या होता है, पावर वर्क बटे टाइम ही समझिए सिंपल भाषा में, ठीक है। तो देखो वर्क कितना है 40 जूल है और टाइम कितना है आपका 5 है, तो 8 पंचे 40, 8 क्या होगा वाट होगा, 8 क्या होगा वाट होगा, ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। उपकरण दिया एक से, दूसरी से आपको रूपांतरण ऊर्जा दिया है, क्या है मोटर। तो मोटर में क्या होता है बताओ, मोटर जो है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो आपका 1 का थर्ड होगा। इंजन, इंजन क्या करते हैं, तो ये ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, तो आपका 4 होगा। फिर है विद्युत बल्ब, बल्ब क्या करते हैं, तो बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में बदलते हैं, तो आपका 2 हो जाएगा। और डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो 3, 4, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए यहीं पर आपका यदि क्वेश्चन एक भी पूछ दे, यहाँ से आपका 4 प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में एक कोई भी आ सकता है। तो मैचिंग प्रश्न बनाने से या स्टेटमेंट वाला प्रश्न बनाने से यही फायदा होता है कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू 5 क्वेश्चन बना लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से किन पर 2 वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है। देखिए ये मान लीजिए ये मास m1 है और r दूरी पे मान लीजिए ये मास m2 है, इसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, कितना लगेगा, तो ये आपका लगेगा F बराबर G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर लगेगा। अब देखिए किस पर डिपेंड करेगा, तो मास के गुणनफल पर डिपेंड करेगा और ये इसके बीच के दूरी पर डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट है माध्यम जिसमें वस्तु को रखा गया है, इस पर निर्भर नहीं करता है। वस्तुओं का आकार पर निर्भर नहीं करता है। उसके द्रव्यमान का गुणनफल, हाँ बिल्कुल सही है, द्रव्यमान के गुणनफल में निर्भर करेगा। तो इसमें देखा जाए तो केवल सी होगा, केवल 3 होगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से बल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बांधता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप सोचिए थोड़ा सा कि कौन सा ऐसा बल है जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल को बांधता है, ठीक है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो ये आपका होगा यानी गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा देखिए कि यदि झूले पर बैठी झूला झूल रही लड़की झूले पर खड़ी हो जाए तो निम्न में से क्या होगा। अब देखिए एक लड़की है जो क्या कर रही है, झूला झूल रही है, ठीक है। ये पेड़ से बांधा होगा, ये झूला झूल रही है, ये बैठी हुई थी। अब पर ये लड़की जो है खड़ी हो जाती है, तो खड़ी हो जाती है तो अब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2π√L/g होता है, 2π√L/g होता है। ये भी एक पेंडुलम की ही तरह कार्य करेगा, ठीक है। अब देखिए तो ये टाइम पीरियड है, अब करिए खड़ा हो जाते हैं। एक चीज़ सोचो, ये जो खड़े हो जाएंगे ना, तो अभी देखो इसका जब बैठी है, ध्यान रखिएगा, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बीच बिल्कुल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो आपका लंबाई है वो आपका लंबाई इतना होगा, लेकिन जब वो खड़ी हो जाएगी तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो व्यक्ति के सेंटर ऑफ मास क्या होगा, उसके लगभग बीच में, यानी सर के ऊपर से देखा जाए उसके नज़दीक होगा, क्योंकि ऊपर वाले भाग में, यानी देखो ये डिपेंड करता है आपका वेट, जिधर वेट आपका ज़्यादा होगा यानी उससे आपका क्या होगा, यानी आपका यानी नज़दीक होगा क्या, सेंटर ऑफ मास। तो मान लीजिए ये व्यक्ति जो लड़की जो खड़ी है उसके लगभग बीच में ही सेंटर ऑफ मास होगा, मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया, ये आपका पेंडुलम का लंबाई जो है वो लंबाई घट गया, ठीक है। पहले L था तो अब ये इससे क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, इससे लंबाई से कम हो गया। तो ये जब लंबाई कम हो जाएगा तो ये टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड घट जाएगा। लंबाई कम होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, घट जाएगा, यानी झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो ये तो सही है, जब झूले का आवर्तकाल कम हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि कम ही समय में क्या होगा, कम समय में वो क्या करेंगे, तो ये यानी वो रोटेशन करेंगे, यानी यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से जाएंगे कम समय में। तो क्या होगा, इसका गति बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड जैसे ही कम होगा तो इसका क्या होगा, गति बढ़ जाएगा। तो ये भी सही होगा, झूला तेजी से दोलन करने लगेगा। तो आपका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बी एंड सी। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ इसको पेंडुलम की तरह बिहेव करना है, ठीक है।
जैसे ही वो लड़की खड़ी होती है तो आप इतना समझ जाइए कि सेंटर ऑफ मास जो होता है व्यक्ति का उसके लगभग बीच में होगा, मान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऊपर से इसका लंबाई क्या हो गया, तो ये लंबाई इसका घट गया। जब लंबाई घट जाएगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड भी घट जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो रूट अंडर क्या होता है L/G है, तो यहाँ L पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये अपनी ये भी कम हो जाएगा। जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, यहाँ पे एक आप प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये लड़की पूछ रहे आपसे, जब खड़ा हो गया तो क्या हो गया, टाइम पीरियड कम हो गया और स्पीड बढ़ गया। लेकिन आपसे हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। एक लड़की है जो झूला झूल रही है, ठीक है, झूला झूल रही है, ठीक है। इसके सहेली एक आती है, वो भी उसके साथ बैठ जाती है इस पर, ठीक है। तो ये बताओ इसके टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई लड़की झूला झूल रही है, ठीक है, और उसकी एक सहेली आती है, वो भी इस झूला पर बैठ जाती है। तो अब बताओ इसकी टाइम पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, या न घटेगा न ही बढ़ेगा, ठीक है। ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब मुझे जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि एक लोलक को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाए तो उसका आवर्तकाल भूमध्य रेखा पर अधिकतम और ध्रुव पर न्यूनतम होगा, क्यों। अब देखिए ये तो प्रश्न में ही एक प्रश्न छुपा हुआ है, दो प्रश्न छुपा हुआ है। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि यदि हम किसी लोलक को यानी पेंडुलम को हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाएंगे तब क्या होगा, क्या होगा। तो भूमध्य रेखा से हम ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, तो घटेगा। क्वेश्चन में ही है, लेकिन ये कह क्यों घटेगा, यानी क्यों कम होता है, भूमध्य रेखा पर क्यों अधिक होता है, ध्रुव पर क्यों कम होता है। तो इसका कारण है कि पृथ्वी जो है आपका ऐसा है, ठीक है, ये गोल नहीं पूरा, तो ऐसा है। तो इसका मतलब देखो ये क्या, ये भूमध्य रेखा है और ये आपका क्या है, ध्रुव है। अब देखो यहाँ से क्या कर इधर की ओर जा रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये लंबाई क्या है, यहाँ पर ये अधिक है, यहाँ पर लंबाई देखो क्या है, कम है। तो जैसे हम इधर की ओर जाते हैं यानी भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ये आपका लंबाई कम होता है। तो अब देखो टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/G होता है, L/G होता है। अब देखो जी जो है वो क्या है, आप जानते हैं कि R यदि कम होता है, एक सेकंड जानिए, R यदि आपका कम होता है, R कम होगा तो G का मान क्या होगा, अधिक होगा। क्योंकि आप लोग ये भी पढ़े क्या होता है, फोर्स G m1m2/r² होता है, यानी G का मान क्या होता है, तो Gm/r² होता है। यानी ये क्या है, R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यानी R कम होगा तो G बढ़ेगा। अब यहाँ देखो जब हम यहाँ से भूमध्य रेखा से किधर क्यों जा रहे हैं, ध्रुव की ओर जा रहे हैं, तो लंबाई क्या हो रहा है, घट रहा है। इससे मतलब लंबाई जब घट रहा है तो जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो 2π√L/G, जी बढ़ रहा है। जब जी बढ़ेगा, ये नीचे वाला बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये घटेगा, टाइम पीरियड क्या होगा, घटेगा। इसीलिए भूमध्य रेखा पर अधिकतम होता है आपका टाइम पीरियड और ध्रुव पर क्या होता है, कम होता है। यानी कहा जाए जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या होता है, टाइम पीरियड कम होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगा तो टाइम पीरियड कम होगा। यानी आपका क्या होगा, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन के कारण। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, मुझे लगता है इस प्रश्न से 4 प्रश्न आपको बन गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और कौन सा सही सुमेलित है ये देखना है। अब इसमें देखें आपको डायमेंशन दिया है सबका, ठीक है। अब देखना कौन सा सही है। चलिए अब सबका डायमेंशन निकालते हैं। पहले हम इसका निकालेंगे डायपोल मोमेंट का, क्योंकि यही सबसे इजी है। डायपोल मोमेंट ये आप क्लास 12 में पढ़े होंगे क्या होता है। तो डायपोल मोमेंट होता है आपका, यानी ये होता है आपका Q/L होता है, ठीक है, Q/L। डायपोल मोमेंट को हम P से लिखते हैं, तो P बराबर Q/L होता है। अब देखो Q का डायमेंशन क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है आपका, Q बराबर I/T होता है। तो I का हो गया आपका एम्पियर, ठीक है, और T का क्या हो गया, तो समय का T लिखेंगे, और इंटू L है तो L का क्या लिखेंगे, लंबाई का L लिखेंगे। तो आपका क्या हो गया, इसको कहे तो LTA हो जाएगा। यानी ये आपका बिल्कुल इसका डायमेंशन सही है। तो हम लोग
2 का चेक कर लिए, ये आपका सही है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का चेक करेंगे उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेक करना आसान रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, देखो आप लोग क्लास 12th में ये भी फॉर्मूला पढ़े होंगे कि फोर्स बराबर F बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई होता है। यहाँ से हम E बराबर निकालेंगे, क्या आएगा आपका F बटे क्या आएगा, Q आएगा। और F का आप जानते होंगे क्या होता है, ML T के पावर -2 होता है, आप निकाल लीजिएगा, सिंपल होता है। देखो F बराबर क्या होता है आपका M इंटू ए होता है, M का क्या हो गया M ही हो जाएगा, और ए क्या होता है आपका L के पावर -2, ठीक है, निकालना बहुत आसान है। तो ये आपका आ जाएगा बटे Q का अभी हम लोग देखे थे क्या आया था, I इंटू 2 यानी A इंटू टी आएगा। तो इसको करेंगे तो आपका आएगा ML T के पावर -2 और A के पावर -1। क्या है इसमें, नहीं, ML Q है यहाँ पर, तो ये आपका Q ना होकर 1 रहता तो सही होता, तो आपका ये भी गलत है, ठीक है, ये क्या है गलत है। इसका क्या होगा तो याद कर लो, ये होगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा डायमेंशन, ML T के पावर -3 इंटू A के पावर -1 होगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ए में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या करेंगे, यहीं से हम निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप पढ़े होंगे, फाइव बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ई इंटू डी एस, ये आप क्लास 12 में पढ़े होंगे यदि याद होगा तो आप देखो यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा आपका ML T के पावर -3 A के पावर -1, ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, इंटू एरिया क्या होगा मीटर स्क्वायर यानी लंबाई स्क्वायर, तो आपका आ जाएगा MLQ T के पावर -3 A के पावर -1, ये आना चाहिए, तो ये नहीं है आपका, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो देखो केवल आपका 2 सही है, फर्स्ट गलत है और थर्ड गलत है, ठीक है। अब देखिए कहेंगे सर इतना समय रहेगा एग्जाम में निकालने के लिए, तो देखो जिसको आता है ना उसको समय नहीं लगता है, मुझे समय नहीं लगता है, मुझे कोई भी डायमेंशन दे दे एग्जाम में तो मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि मुझे हर फार्मूला याद है, ठीक है। फार्मूला तो छोड़ो, मैं हर चीज़ को डिराइव कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिराइव कर सकता हूँ, डायपोल मोमेंट को डिराइव कर सकता हूँ, ठीक है। तो जिसको पूरा बेसिक क्लियर है ना, उसका ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जिसको फार्मूला याद नहीं है तो उसका एग्जाम में क्या, इसका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। नहीं तो आप याद रखो, कितना डायमेंशन आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ओम के नियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये तो सिंपल है, V बराबर क्या होता है आपका I इंटू आर होता है। देख लीजिए किस में V बराबर I इंटू आर, देखो इसका उल्टा लिख दिया है, तो देखो 2 गुने 3 लिखो या 3 गुने 2 लिखो, बात एक ही है ना, अंतर तो नहीं हो जाएगा ना। तो V बराबर I आर लिखो या R इंटू आई लिखो, कैसे भी घुमा दो, ऑप्शन E होगा। आपका अगला है क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है, अदिश मतलब स्केलर क्वांटिटी कह रहा है, कौन सा जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ना, ये वेक्टर है, ये नहीं होगा। मैग्नेटिक मोमेंट ये भी वेक्टर है, और ये क्या है वेग यानी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर है। फिर आपका है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हाँ ये आपका स्केलर है, ठीक है, ये आपका क्या है स्केलर है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, इसमें आपको देखना है कौन सा वेक्टर है, कौन सा यानी स्केलर है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या है, यह एक सदिश ना अदिश है यानी स्केलर है। चुंबकीय फ्लक्स क्या है आपका, ये स्केलर है, तो आपका ये गलत हो गया। फिर आपका चुंबकीय प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा इंडक्शन, ये सदिश है, ये बिल्कुल सही है। फिर आपका चुंबकीय तीव्रता, ठीक है, यानी ये चुंबकीय तीव्रता यानी ये भी आपका क्या है अदिश नहीं, ये भी आपका वेक्टर है, तो आपका केवल क्या होगा 2 होगा, केवल 2 आपका सही है, केवल 2 आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, अगला कर आपका हेनरी निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। हेनरी किसका मात्रक है, तो आपका जो ऑप्शन डी सो प्रेरक तत्व इंडक्टेंस का होता है, ठीक है। आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है। यानी इसमें देखना है कि वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में आपको देखना है कौन सा सही है, ठीक है, वेवलेंथ के बढ़ते हुए क्रम में देखना आपको कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं।
देखो वेवलेंथ देखा जाए तो सबसे इसमें बड़ा आपका होगा रेडियो तरंग का, उससे कम होता है आपका अवरक्त का, फिर होता है एक्सरे का, सबसे कम होता है आपका गामा रे का। ठीक है, गामा रे का तरंग दैर्घ्य आपका सबसे कम होता है, इसीलिए आप एक चीज पढ़े होंगे, एनर्जी क्या होता है फॉर्मूला hc/λ। अब देखो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा तो एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा, इसीलिए गामा किरण का एनर्जी क्या होता है, सबसे अधिक होता है। यदि इसी में आपसे पूछे ऊर्जा का घटते हुए बढ़ते हुए क्रम, तो बस इसी का उल्टा दीजिएगा। ऊर्जा यदि पूछे ना एनर्जी, तो इसी को क्या कीजिएगा, उल्टा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वेवलेंथ क्या जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ से दो प्रश्न आपको बन गया, एक तो वेवलेंथ के क्रम में सजा दिए, दूसरा हम एनर्जी के भी क्रम में सजा दिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग है। यह एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, और अनुदैर्घ्य को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे अधिक होता है। इसमें देखा जाए आपका हो जाएगा हीरा। क्या होगा, हीरा होगा, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि विभिन्न वर्णों के तरंगदैर्घ्य को बढ़ते हुए क्रम में यानी कौन सा विकल्प सही है। यानी आपको वेवलेंथ में यहाँ पर सजाना है, किसका क्रम सही है। तो आप लोग पढ़े होंगे विबजियोर, क्या पढ़े होंगे आप, विबजियोर पढ़े होंगे। ठीक है, विबजियोर। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये प्रिज्म से जब आप श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो यहाँ 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त होते हैं। तो सबसे ऊपर क्या होता है, रेड रहते हैं, सबसे नीचे बैगनी होता है। यानी सबसे अधिक अपवर्तन किसका होता है, तो ये होता है आपका बैगनी का। सबसे अधिक मुड़ा कौन, बैगनी। सबसे कम कौन मुड़ा है, रेड। तो जो सबसे कम मुड़ता है ना यहाँ पर रेड, तो रेड का आपका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। बस इतना याद रखिएगा। यानी वेवलेंथ क्रम में देखा जाए तो आप ऐसे याद रखिएगा, ये आपका होगा ऊपर की ओर क्या होगा, घटते हुए क्रम होगा, नहीं सॉरी बढ़ते हुए क्रम होगा। ऊपर की ओर क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम होगा। यानी बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम होगा, सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, रेड का होगा। ठीक है, रेड का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। तो इसी क्रम में आपको जाना है, ऊपर क्यों चलेंगे तो आपका क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में होगा वेवलेंथ। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन देखा जाए सबसे आगे सबसे अधिक लाल है, सबसे कम बैगनी है, तो आपका ऑप्शन बी ही होगा। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन आपका बी होगा, तो उसको आप याद रखिएगा बस। तो ये क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो लगभग इसमें हम 50+ प्रश्न आपको करवाए हैं। तो 50 प्रश्न ही करवाए हैं, लेकिन बहुत ही शानदार क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन में आपका 4 कंसेप्ट हम क्लियर किए हैं। तो इसी तरह से हम अगले क्लास में आपको हम केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन लेकर आएंगे। ज़्यादा क्वेश्चन लेकर नहीं आएंगे, लेकिन कम ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन शानदार क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जहाँ से आपका कुछ न कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में भी प्रश्न आने का चांस रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।